नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की लिखी हुई कहानी दर्पचून। यह उनकी बांग्ला में लिखी हुई कहानी का हिंदी अनुवाद है। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से एक अनुरोध है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि अगली कहानी की नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल जाए। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। शाम के समय इंदुमती ने थोड़ा सा साज श्रृंगार करके पति के कमरे में घुसते हुए पूछा, क्या हो रहा है? उस समय नरेंद्र एक मासिक पत्रिका पढ़ रहा था। उसने मुंह उठाकर बिना कुछ बोले थोड़ी देर तक पत्नी के चेहरे की तरफ देखा, फिर पत्रिका उसके हाथ में थमा दी। इंदु ने खुले हुए पन्ने पर निगाह दौड़ाकर भौहें सिकोड़ते हुए आश्चर्य प्रकट किया। अरे, यह तो तुम्हारी ही लिखी हुई कविता है। अच्छा ही है, बैठे से बेगार भली। देखूं, यह कौन सी पत्रिका है? सरस्वती? क्यों, स्वप्रकाश ने नहीं छापी? नरेंद्र की शांत नजर व्यथा से मलिन हो गई। इंदु ने प्रश्न किया, स्वप्रकाश ने वापस कर दी? वहां भेजी ही नहीं। एक बार भेजकर देख ही क्यों नहीं लिया? स्वप्रकाश सरस्वती नहीं है। वह पत्रिका अपनी जिम्मेदारी समझती है, इसीलिए मैं जिस तिस पत्रिका को कभी नहीं पढ़ती। जरा हंसकर इंदु ने फिर कहा, अच्छा, अपनी ही लिखी हुई कविता आप ही खूब जी लगाकर पढ़ा करते हो। अच्छी बात है। आज शनिवार है। मैं उस घर की ननद जी को लेकर सिनेमा जा रही हूँ। कमला सो गई है। काव्य से फुर्सत निकाल कर जरा उस पर भी दृष्टि रखना। मैं जाती हूँ। नरेंद्र ने पत्रिका बंद कर उसे टेबल के एक किनारे रखते हुए कहा, जाओ। इंदु जा रही थी। अचानक एक गहरी निश्वास कानों में पड़ते ही वह लौटकर बोल उठी, अच्छा, मैं जब भी कुछ करना चाहती हूँ, तुम इस तरह दीर्घ निश्वास क्यों छोड़ा करते हो? बताओ, इतनी ही अगर तुम्हें दुख की जलन है, तो साफ साफ मुंह खोलकर कहते क्यों नहीं, जिससे मैं पिताजी को चिट्ठी लिखकर कोई तरकीब करूं। नरेंद्र पल भर मुंह उठाकर इंदु की ओर देखता रहा। इंदु को लगा जैसे वह कुछ कहेगा, किंतु वह कुछ भी न बोला। चुपचाप सिर झुकाकर रह गया। नरेंद्र की ममेरी बहन विमला इंदु की सखी है। उस सड़क के मोड़ पर ही उसका मकान है। इंदु ने गाड़ी खड़ी कराकर भीतर पहुंचने के साथ ही आश्चर्य और नाराज होकर कहा, यह क्या ननद जी, आपने अभी तक कपड़े नहीं पहने? तुम्हें खबर नहीं मिली थी क्या? विमला ने सलज्ज मुस्कुराहट के साथ कहा, मिल तो गई थी, पर जरा देरी हो गई भाभी। वे अभी अभी जरा घूमने चले गए हैं। उनके बिना लौटे तो जा नहीं सकूंगी। इंदु मन ही मन बहुत नाराज हुई। जरा चुटकी लेती हुई बोली, मालूम होता है प्रभु की सम्मति नहीं मिली। विमला का सुंदर मुखड़ा स्निग्ध मधुर मुस्कुराहट से भर गया। उसने इस चुटकी का मानो अच्छी प्रकार आनंद किया। बोली, नहीं, दासी ने अभी अर्जी ही पेश नहीं की, पर विश्वास है कि पेश होने पर नामंजूर नहीं होगी। इंदु ने और भी नाराज होते हुए प्रश्न किया, तो अब तक क्यों नहीं हुई? खबर तो मैंने तुम्हें बहुत पहले भिजवा दी थी। तब हिम्मत नहीं पड़ी भाभी। ऑफिस से आते ही बोले, सिर में दर्द है, पानी पीकर जरा घूम फिर आए, मन थोड़ा प्रसन्न हो, तब कहूंगी। अभी तो देर है, बैठो ना भाभी, वे आते ही होंगे। मालूम नहीं कैसे तुम्हें हंसी आ रही है ननद जी, मैं तो ऐसा होने पर लज्जा के मारे मर जाती। अच्छा, मेहरी या नौकरों से कहकर नहीं चल सकती? विमला भय के साथ बोली, बाप रे, तब तो घर से ही निकाल बाहर कर देंगे। इस जन्म में फिर मुंह भी नहीं देखेंगे। इंदु ने गुस्से और आश्चर्य से अवाक होकर कहा, निकाल देंगे? किस कानून से, किस अधिकार से, कहो तो भला। विमला ने निहायत स्वाभाविक भाव से उत्तर दिया, इसमें रुकावट ही क्या होगी भाभी? वे मालिक हैं, मैं दासी हूँ। यदि वे निकाल दें तो उन्हें कौन रोकेगा बताओ? रोकेगा राजा, रोकेगा कानून। पर यह सब चूल्हे में जाए ननद जी, मगर तुम्हें अपने ही मुंह से अपने को दासी मानने में शर्म नहीं मालूम होती? पति क्या कोई मुगल बादशाह है और स्त्री क्या उसकी खरीदी हुई लौंडी है, जो अपने आप को इतना छोटा, इतना हीन समझकर भी गौरव अनुभव कर रही हो? इंदु के इस गुस्से को देखकर विमला को बड़ा मजा आया। बोली, तुम्हारी ननद तो एक मूर्ख औरत ठहरी भाभी।
इससे वह अपने को पति की दासी कहने में अपना गौरव समझती है। पर मैं तुम्ही से पूछती हूँ भाभी कि तुम जो इतनी बातें कर रही हो, सो ही क्या घर से चली आई हो भैया से बिना इजाजत लिए? इजाजत? क्यों? किस लिए? वे खुद जब कहीं जाते हैं तब क्या हमारी आज्ञा की अपेक्षा करते हैं? मैं जा रही हूँ, सिर्फ इतना ही उन्हें बता आई हूँ। पल भर चुप रहकर अकस्मात उद्दीप्त होकर फिर बोली, पर यह मानती हूँ कि मेरे पति जैसे गुणवान पति बहुत कम स्त्रियों को मिलते हैं। मेरी किसी भी इच्छा में वे विघ्न नहीं डालते। लेकिन अगर ऐसा न भी होता, वे अगर बिल्कुल अविवेकी होते, तो भी तुमसे कहती हूँ ननद जी, मैं अपने सम्मान की रक्षा 16 आने करती। तुम्हारी तरह इस बात को मैं कभी नहीं भूल सकती कि मैं उनकी संगिनी हूँ, सहधर्मिणी हूँ, खरीदी हुई दासी नहीं। जानती हो ननद जी, इसी तरह से हमारे देश की सारी औरतों ने मर्दों के पैरों में सिर झुकाकर अपने को इतना तुच्छ बना लिया है। अब वे उनके हाथों का खिलौना बनकर रह गई हैं। अपने सम्मान की रक्षा न करने से अपने आप सम्मान कौन देता है ननद जी? कोई नहीं। मेरे तो ऐसे अच्छे पति हैं, तो भी मैं उन्हें इतना सोचने का अवसर कभी नहीं देती कि वे प्रभु हैं और मैं औरत होने से उनकी बांदी हूँ। नारी देह में भी भगवान है। इस बात को मैं स्वयं भी नहीं भूलती और उन्हें भी नहीं भूलने देती। विमला ने यह सुनकर चुपचाप एक गहरी सांस ली, परंतु उसमें शर्म या विचार कुछ भी प्रकट नहीं हुआ। बोली, मैं तो जानती नहीं भाभी कि आत्मसम्मान वसूल करना क्या होता है। मैं तो सिर्फ उनके पैरों पर आत्मविसर्जन कर देना ही जानती हूँ। लो, वे आ गए। जरा बैठो भाभी, मैं जल्दी से इजाजत लेकर आती हूँ। यह कहकर अचानक जरा सा मुस्कुराकर वह जल्दी से चली गई। इंदु ने उसका मुस्कुराना देख लिया। उसका सारा शरीर मारे क्रोध के जलने लगा। सिनेमा से लौटते समय रास्ते में इंदु अचानक बोल उठी, ननद जी, यदि आज्ञा न मिलती तो तुम आती भी नहीं। विमला सड़क की तरफ देखती हुई अन्यमनस्क भाव से न जाने क्या सोच रही थी, इसलिए बोली, नहीं, इसी से मैं सोचती हूँ ननद जी कि जो मैं तुम्हें जब तब आकर खींच ले जाती हूँ, इससे तुम्हारे पति संभवतः गुस्सा होते होंगे। विमला ने मुंह फेर कर कहा, तब मैं खुद ही क्यों जाने लगी भाभी, बल्कि मुझे भय लगता है कि तुम जो इस तरह चली आया करती हो, इससे भैया शायद मन ही मन मुझ पर क्रोधित न होते हो। विमला कुछ देर तक स्थिर बैठी रही, फिर एक गहरी सांस लेकर मृदु कंठ से बोली, भैया तुम्हें इतना अधिक प्यार करते हैं, लेकिन तुम शायद। अब कहीं इंदु के चेहरे पर हंसी आई। उसने कहा, उनके प्यार की बात मैं अस्वीकार नहीं करती, पर मेरे बारे में शक कैसे हुआ? सो नहीं जानती भाभी, मालूम होता है जैसे। क्यों होता है जानती हो ननद जी, तुम लोगों जैसा पैरों पर लौटने वाला प्रेम मेरा नहीं है। इसलिए भगवान करें मेरे नारी सम्मान को लांघ कर मेरा वह प्रेम कभी किसी दिन अपना सिर न उठा सके। जो प्रेम मेरी स्वाधीन सत्ता को लांघ जाए, उस प्रेम से मैं आंतरिक घृणा करती हूँ। विमला भीतर से कांप उठी। मिनट भर चुप रहकर इंदु ने कहा, तुम तो बात ही नहीं करती ननद जी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, प्रार्थना करती हूँ कि भैया तुम्हें सदैव इसी तरह प्यार करते रहें। कारण तुम जितना भी कहो भाभी, औरतों के लिए पति के प्रेम से बढ़कर कोई वस्तु नहीं। विश्व या ब्रह्म भी उससे बड़ा नहीं। क्षण भर चुप रहकर विमला ने फिर कहा, क्या जानूं तुम्हारी नारी मर्यादा क्या है और तुम्हारी स्वाधीन सत्ता क्या है। मैं तो अपना सब कुछ उनके पैरों में अर्पण करके ही जीती हूँ। सच कहती हूँ भाभी, मेरी तो ऐसी दशा हो गई है कि अपनी इच्छा या तबीयत भी मानो मेरे पास नहीं बची। उनकी इच्छा ही। छी छी, चुप रहो चुप रहो। विमला चौंक कर चुप हो गई। इंदु नफरत के भाव से कहने लगी, हमारे देश की स्त्रियां बिल्कुल मिट्टी की पुतली हैं। उनमें प्राण नहीं, आत्मा नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, मैं पूछती हूँ तुमसे कि इतना करके क्या पाया है तुमने? मेरी अपेक्षा कुछ अधिक प्यार पा लिया है? ननद जी, प्रेम मापने का यंत्र नहीं है, नहीं तो माप कर दिखा देती। पर जाने दो इन बातों को। मगर क्यों, जानती हो, मैंने अपने को तुम लोगों की तरह तुच्छ नहीं बनाया, इसलिए तुम्हारी तरह कंगाल वृत्ति को सिर माथे नहीं चढ़ाया। इसलिए मुझे बड़ा दुख होता है ननद जी कि वे क्यों शांत हैं, क्यों इतने निरीह हैं, क्यों कभी कोई एक बात नहीं कहते।
नहीं तो दिखा देती कि वे जिसकी परवाह नहीं करते वह मनुष्य है। वह भी लापरवाही करना जानती है। वह भी आत्मसम्मान खोकर प्यार नहीं चाहती। यह क्या, तुम तो मुंह फेर कर हंस रही हो। विमला ने जबरदस्ती हंसी रोककर कहा, नहीं तो। नहीं कैसे? अब भी तुम्हारे होठों पर हंसी सजी हुई है। विमला हंसकर बोली, हंसी सजी हुई है तुम्हारी बातें सुनकर। अरे भाभी, बहुत मिला है ना, इसीलिए इतनी बातें निकल रही हैं। इंदु ने गुस्से से भरी आवाज में कहा, न मिलता तो नहीं निकलती। भूल है तुम्हारी, शुद्ध भूल। ननद जी, सभी तुम्हारे जैसी नहीं हैं। सभी कोई भीख मांगती नहीं फिरती। ऐसी नारियां भी संसार में हैं जो आत्मगौरव समझती हैं। अब की बार विमला के चेहरे की हंसी धीरे धीरे मलिन हो गई। बोली, सो जानती हूँ। जानती होती तो ऐसा नहीं कहती। कुछ भी हो, अब से जान लो कि ऐसी औरतें भी मौजूद हैं जो भीख नहीं मांगती, बल्कि अपने जोर से वसूल करती हैं। विमला ने व्यथित स्वर में कहा, अच्छा लो, यह घर आ गया, यहाँ उतरोगी नहीं? ना, मैं भी अब घर जाती हूँ। गाड़ीवान, चल उस गली से। भैया से मेरा नमस्ते कह देना भाभी। कह दूंगी। गाड़ीवान चलो। घर पहुंचने पर इंदु ने नरेंद्र से कहा, अब और रुपए नहीं हैं, घर व्यय के लिए कुछ रुपए देने होंगे। उसकी इस प्रार्थना से नरेंद्र को आश्चर्य हुआ। कहा, इसी बीच में ही 200 रुपए समाप्त हो गए? नहीं हो गए तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ या कहीं छुपा रखे हैं? नरेंद्र की आंखों और चेहरे पर एक भय की सी काली छाया आ पड़ी। रुपए कहाँ हैं? किस तरह इकट्ठे किए जाएं? चेहरे के उस भाव को इंदु ने देखा तो, पर गलत देखा। उसने कहा, यकीन न हो तो अब एक बही ला देना, उसमें हिसाब लिख लिया करूंगी। या फिर एक काम क्यों नहीं करते, खर्च के रुपए पैसे अपने ही पास रखो। इससे तुम्हें भी भय नहीं रहेगा और मुझे भी इस अविश्वास की शर्म से मुक्ति मिल जाएगी। यह कहकर उसने तीव्र नजर से देखा कि उनके चेहरे की गाढ़ी छाया वेदना से प्रगाढ़ हो गई है। नरेंद्र ने धीरे से कहा, अविश्वास नहीं करता, परंतु परंतु क्या, विश्वास भी नहीं होता, यही ना? अच्छा, जाती हूँ। जितना बन सकेगा हिसाब लिख कर लाती हूँ। कैसी सुख की गृहस्थी है मेरी। यह कहती हुई वह मारे क्रोध के कमरे से बाहर हो गई, परंतु उसी क्षण फिर लौट पड़ी और बोली, परंतु क्यों? किस लिए मैं हिसाब लिखती फिरूं? मैं क्या झूठ बोलती हूँ? मेरी ममेरी बहन के ब्याह में कपड़े लत्ते में लगे 50 रुपए से ऊपर। कमला की 2 फ्रॉकों के दाम हुए 12 रुपए। उस दिन सिनेमा में व्यय हुए 10 बार है। बस हिसाब लगाकर देख लो कितने बाकी बचते हैं। उनमें से 10-15 दिनों का घर खर्च क्या इतना अधिक हो गया जो तुम्हारी आंखें सिर पर चढ़ गई हैं? मेरे भैया के घर तो महीने में 700-800 रुपए से कम में पूरा नहीं पड़ता। सच कहती हूँ, ऐसा करने से मैं इस घर में नहीं टिक सकूंगी। इससे तो अच्छा साफ साफ कह दो कि भैया का मेदिनीपुर को तबादला हुआ है, सो मैं भी अपनी लड़की को लेकर वहां चली जाऊं। मुझे भी शांति मिले और तुम्हारी भी जान बचे। इसके माने? नरेंद्र ने बहुत देर तक गर्दन झुकाए रहने के बाद मुंह उठाकर कहा, इस समय तो नहीं हो सकता। देखूं अगर शाम तक कुछ इंतजाम कर सकूं। इसके माने? अगर इंतजाम न कर सके तो क्या उपाय करना पड़ेगा? सुनो, कल ही मैं मेदिनीपुर चली जाऊंगी। परंतु तुम भी एक काम करो, इस दलाली के काम को छोड़ दो और भैया से कहकर कोई नौकरी जुटा लो। इससे तुम भविष्य में ठीक रहोगे। परंतु जो काम तुमसे हो नहीं सकता, उसमें हाथ डालकर खुद भी मिट्टी मत हो जाओ और मुझे भी खत्म मत करो। नरेंद्र ने कुछ उत्तर नहीं दिया। इंदु और भी कुछ कहना चाहती थी, पर इतने में नौकर ने शंभू बाबू के आने का समाचार सुनाया और दूसरे ही पल बाहर जूतों की आहट सुनाई दी। इंदु बगल के दरवाजे से पर्दे की ओट में जाकर खड़ी हो गई। शंभू बाबू महाजन हैं। नरेंद्र के पिता काफी कर्ज छोड़कर स्वर्गवासी हुए हैं। पुत्र के पास तकाजे के लिए अक्सर शंभू बाबू का आना हुआ करता है। आज भी वे इसी उद्देश्य से पधारे हैं। बड़े मृदुभाषी हैं। आसन ग्रहण करके धीरे धीरे आपने कुछ ऐसी बातें कही जिन्हें दोबारा सुनने से पहले बड़े से बड़ा निर्लज भी अपना सिर बेच डालने में परेशानी नहीं करेगा। शंभू बाबू के चले जाने के बाद इंदु फिर एक बार नरेंद्र के सामने आकर खड़ी हो गई। पूछा, ये कौन थे? शंभू कह रहे थे
क्या कह रहे थे? इनके कुछ रुपए देने हैं, तकाजा करने आए थे। सो तो मैं समझ गई, मगर कर्ज क्यों लिया था? नरेंद्र ने इस सवाल का जवाब कुछ घुमा फिरा कर दिया। कहा, बाबूजी का अचानक देहांत हो गया था, इसी से। इंदु ने बहुत ही रूखे स्वर में कहा, तुम्हारे बाबूजी क्या दुनिया भर के लोगों का कर्ज छोड़ गए हैं? इन्हें चुकाएगा कौन? तुम? कैसे चुकाओगे? बताओ भला। इतने प्रश्नों का एक सांस में जवाब नहीं दिया जा सकता। इंदु भी उसके लिए नहीं रुकी। उसी समय बोली, ठीक है, तुम्हारे पिता तो खैर अचानक मर गए, पर तुमने तो अचानक ब्याह नहीं किया। ये सब बातें मेरे पिताजी को भी तो बतलाना ठीक था, और मुझसे छिपाना भी तो कर्तव्य नहीं था। लोगों के मुंह से सुना करती हूँ कि तुम बड़े धर्मभीरू आदमी हो। मैं पूछती हूँ, ये सब बातें क्या तुम्हारे धर्मशास्त्र में नहीं लिखी हैं? यह कहकर मानो ठीक युद्ध घोषणा करके वह पति के मुंह की ओर देखने लगी। मगर हाय, इतनी तीक्ष्ण बात ऐसी निष्ठुरता के साथ जिस पर बरसे, भगवान ने उसे कैसा निरस्त्र, कैसा निरुपाय बनाकर भेजा है दुनिया में। किसी पर किसी भी कारण से आघात करने की शक्ति उसमें नहीं। शक्ति है तो सिर्फ सहने की। आघात की संपूर्ण पीड़ा उसके मन के अंदर चक्कर खाकर बहुत ही थोड़े समय में खामोश हो जाया करती थी। किंतु आज उसे वह थोड़ा समय भी नहीं मिला। शंभू बाबू की बड़ी नुकीली बातों की आग जरा भी ठंडी न पड़ पाई थी कि इंदु ने उसमें फिर ऐसी भीषण तेज आग जला दी कि उसके असह्य दहन से आज नरेंद्र भी प्रत्युत्तर में एक कठोर बात कहने को तैयार हो गया, पर आखिर तक वह कह नहीं सका। अक्षम का निष्फल आडंबर सिर पर उठाते ही फटकर गिर पड़ा। उसके मुंह से कमजोर आवाज में सिर्फ इतना ही निकल सका, पिताजी के विषय में तुम्हारा क्या इस तरह कहना ठीक है? नहीं, उचित नहीं है, परंतु मैंने तुमसे अपने उचित अनुचित का फैसला करने को तो कहा नहीं। क्यों तुमने अपने घर का सारा हाल मेरे पिताजी से साफ साफ नहीं बताया? मैंने कुछ भी छिपाया नहीं इंदु। इसके अलावा तुम्हारे पिता बाबूजी के बाल्य बंधु हैं, स्वयं वे भी सब कुछ जानते थे। तो यूं कहो कि सब कुछ जानबूझकर ही पिताजी ने मुझे पानी में फेंक दिया है। असह्य पीड़ा और आश्चर्य से नरेंद्र स्तंभित होकर देखता रह गया, और आखिर में उसने अपना सिर झुका लिया। स्त्री का यह क्रोध वास्तव में सत्य है या केवल कलह का छल है? अचानक वह कुछ निश्चय न कर सका। यहाँ इनके विषय में पहले की कुछ बात बता देना आवश्यक है। किसी समय बहुत दिनों तक इन दोनों के परिवार अड़ोसी पड़ोसी के रूप में रहते थे। उन्हीं दिनों इन दोनों का विवाह लगभग तय हो चुका था, परंतु एक दिन अचानक इंदु के पिता ने अपनी राय बदलकर लड़की को ज्यादा आयु तक अविवाहित रख शिक्षित बनाने का निश्चय कर लिया। इससे उक्त विवाह संबंध टूट गया। कई साल बाद जब इंदु की उम्र 18 वर्ष हो गई, तब फिर से बात चली। तब कलकत्ता आकर सुना कि नरेंद्र के पिता की मृत्यु हो गई है। उस समय उसकी आर्थिक स्थिति पर इंदु के माता पिता दोनों ने काफी सोच विचार किया था। यहाँ तक कि उनकी राय भी विवाह करने की न हुई। वयस्क और शिक्षित कन्या के प्रबल अनुराग की उपेक्षा न कर सकने के कारण आखिर में उन्हें राजी होना पड़ा। इस बात को इंदु इतनी जल्दी वास्तव में ही भूल गई है, या झूठे मोह में अंधी होकर उसने जो अपने को प्रताड़ित किया था, उसकी तीव्र आत्मग्लानि ही उसे अब इस तरह दिन रात जला रही है। नरेंद्र इस बात का कुछ भी निर्णय न कर सकने के कारण सन्न होकर चुपचाप सिर नीचा किए बैठा रहा। उस निरीह पति के क्षीण मुख की ओर क्षण भर देखकर इंदु आगे कुछ भी बिना कहे कमरे से बाहर हो गई। वह चुपचाप चली गई, और पहले भी इस तरह बहुत बार चली गई थी, परंतु आज अकस्मात नरेंद्र को ऐसा एहसास हुआ जैसे उसके हृदय के अत्यंत वेदना के स्थान को इंदु जानबूझकर जोरों से रौंदती हुई निकल गई है। एक बार उसने जरा गर्दन उठाकर स्त्री के निष्ठुर पदचाप की ओर देखा। जब वह आंखों से ओझल हो गई, तब एक गहरी, बहुत ही गहरी सांस लेकर निर्जीव के समान वहीं मुरझाकर पड़ गया। अचानक आज उसके मन में पहले पहल यह बात उत्पन्न हुई कि यह सब झूठ है, सब धोखा है। घर द्वार, स्त्री, कन्या, स्नेह, प्रेम, सब कुछ आज पल भर में मरु की मरीचिका की भांति उड़ गया। कौन? बिमला, आओ बहन बैठो, कहता हुआ नरेंद्र खाट पर उठकर बैठ गया। उसके होठों पर जो परेशानी का चिन्ह प्रकट हुआ, वह विमला की नजर से छिपा नहीं रहा। बहुत दिनों से देखा नहीं दीदी, अच्छी तरह तो हो?
विमला की आंखें डबडबा आईं। उसने धीरे से चारपाई के पास आकर कहा, भैया, तुमने अपनी बीमारी की खबर मुझे अब तक क्यों न दी? बीमारी तो ऐसी कोई नहीं थी दीदी, सिर्फ वही छाती का दर्द जरा। विमला ने हाथ से आंसू पोंछते हुए कहा, जरा सा कैसा? उठकर बैठा तो जाता नहीं। डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर डॉक्टर क्या कहेगा? अपने आप अच्छा हो जाएगा। हैं? डॉक्टर तक नहीं बुलाया? कितने दिन हुए? नरेंद्र जरा हंसते हुए बोला, कितने दिन? अरे उस दिन ही से तो हुआ है। जान पड़ता है 6-7 दिन हुए होंगे। 7 दिन? तब तो भाभी सब देख कर ही गई हैं। नहीं नहीं, देख कर नहीं गई। जान पड़ता है मेरी बीमारी को वह सचमुच ही समझ नहीं सकी। मैं उसके जाने के दिन भी बाहर बैठा था। नहीं नहीं, चाहे कितना क्रोध हो। ऐसा क्या तुम लोगों से कभी हो सकता है दीदी? तो भाभी गुस्सा हो गई हैं? क्यों? नहीं, गुस्सा नहीं, दुख है, मुसीबत है, कितनी तंगी है। तुम तो जानती ही हो। उन लोगों को यह सब सहने की आदत नहीं। तबीयत भी उसकी बहुत खराब थी। नहीं तो बीमार देखकर क्या तुम लोग गुस्सा होकर रह सकती हो? विमला ने आंसू रोकते हुए कठिन स्वर में कहा, क्यों नहीं, जरूर रह सकती हैं। हम लोगों के लिए कुछ असाध्य नहीं है। नहीं तो क्या जब तक तुम बिछौने पर न पड़ जाओ तब तक हम न जाने। भोला, पालकी आ गई क्या रे? लाने भेजा है माँ जी। अभी ही चली जाओगी दीदी? अभी तो शाम नहीं हुई, और बैठ लो। नहीं भैया, रात को जाने से ओस लगेगी। भोला, पालकी सीधी भीतर ले आ। भीतर क्यों विमला? भीतर ही ठीक रहेगा भैया। दर्द के ऐसे कष्ट में बाहर चलकर बैठने से बड़ी परेशानी होगी। मुझे ले चलोगी? पागल हो? क्या हुआ है जो इतना उधम मचाती हो? ऐसा मुझे प्रायः ही हुआ करता है, और अच्छा भी ऐसे ही हो जाता हूँ। वह होने दो भैया। मगर भैया तो मेरे और है नहीं, जो तुम्हें खो देने पर एक और मिल जाएगा। यह लो, आ गई पालकी। यह कंबल अच्छी तरह ओढ़ लो। बोला, और जरा इधर लाने को कह। नहीं भैया, इस समय तुम्हें आंखों के आगे रखे बिना मुझे लेश मात्र भी चैन नहीं आएगा। लेकिन ले जाना चाहोगी ऐसा जानता तो मैं तुम्हें खबर ही नहीं देता। विमला ने नरेंद्र के मुंह की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा समझना तुम्हारे पास ही रहे भैया, मुझे मत सुनाओ। अच्छा, तुम्हारे मुंह से कैसे निकली है बात? बताओ। ऐसी हालत में तुम्हें अकेला छोड़कर जा सकती हूँ? सच्ची बात कहना। नरेंद्र ने एक गहरी निश्वास छोड़कर कहा, तब चलो, चलता हूँ। भैया, क्या है, आज रात को ही भाभी को एक तार देती हूँ, कल सवेरे ही चली आए। नरेंद्र बेचैन हो उठा। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों नहीं? मेदिनीपुर तो ज्यादा दूर नहीं है। एक बार आ जाएं, न हो फिर चली जाएंगी। नहीं विमला, नहीं, सचमुच उसकी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ दिन आराम कर लेने दो उसे। जरा देर ठहर कर फिर कहा, विमला, मैं तुम्हारे पास रहकर अच्छा न हो सका तो फिर किसी तरह नहीं हो सकूंगा। क्योरी, मैं आ रहा हूँ यह बात गगन बाबू को मालूम है? तुम अच्छे हो भैया, वे तो अभी ऑफिस से नहीं लौटे। तब तब क्या होता है? तुम्हारे लिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है भैया। उनकी खूब बड़ी बड़ी 2 आंखें हैं, हमारे पहुंचते ही वे सब देख लेंगे। नरेंद्र ने बिस्तर पर लेटते हुए कहा, विमला, तब तो मेरा जाना ठीक नहीं हो सकता। विमला चकित रह गई। पूछा, क्यों? गगन बाबू की बिना राय के? ऐसा करोगे तो मैं सिर पटक पटक कर मर जाऊंगी भैया। एक ही घर में क्या भिन्न भिन्न विचार होते हैं जो तुम मुझे इस तरह बेइज्जत करते हो? अपमान कर रहा हूँ? ठीक जानती हो विमला, भिन्न मत नहीं होता। विमला जरूरी कपड़े संभाल कर रख रही थी। लज्जा से सिर हिलाकर बोली, नहीं भैया, आज दर्द उतना ही मालूम होता है। बिल्कुल नहीं। इन 8 दिनों में तुम लोगों को कितना दुख दिया। अब विदा कर दो दीदी। कर दूं? किसके पास? अच्छा भैया, इन 16-17 दिनों में भाभी ने एक चिट्ठी तक नहीं डाली। नहीं तो डाली क्यों नहीं? पहुंच की चिट्ठी दी है। कल भी एक आई है, बल्कि मैं ही उत्तर नहीं दे सकता हूँ। विमला मुंह फुलाकर चुपचाप देखती रही। नरेंद्र शर्म से संकुचित होकर कहने लगा, वहां पहुंची है तब से सर्दी, जुकाम, खांसी एक न एक लगा ही रहा। परसों कुछ बुखार सा हो गया था, फिर भी उसने चिट्ठी लिखी है। इसी से शायद आज वहां रुपए भेजे हैं इसने। नरेंद्र शर्मिंदा हो गया। बोला, कुछ भी तो उसके हाथ में नहीं था। मकान के पास ही एक मेला लगता है, लिखा है उसके खत्म होते ही चली आऊंगी।
तुम्हें शायद चिट्ठी नहीं लिख सकी है। लिख क्यों ना सकी? मुझे भी कल एक 4 पन्ने की उसकी चिट्ठी मिली है। मिली है? मिलेगी क्यों नहीं? उसके जवाब में, तुम डरो मत भैया, तुम्हारी बीमारी का हाल नहीं लिखूंगी। मेरे पास नष्ट करने के लिए इतना समय भी नहीं है। इतना कहकर विमला कमरे से बाहर निकल गई। शाम होने से कुछ पहले नरेंद्र अकेला बैठा हुआ खुले हुए जंगले में से धुंधले आसमान की ओर देख रहा था। इतने में विमला ने आकर कहा, चुपचाप बैठे क्या सोच रहे हो भैया? नरेंद्र ने मुंह फेरते हुए कहा, कुछ नहीं सोचता बहन, मन ही मन तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तुम्हारा सारा जीवन इसी तरह सुख से बीते। विमला पास आकर पैरों की धूली सिर पर लगाकर एक चौकी पर बैठ गई। अच्छा, दोपहर को तुम इतना गुस्सा होकर क्यों चली गई थी? बताओ तो। बस यूं ही। इंदु की बेरुखी मुझसे सहन नहीं होती। इतना गुस्सा, इतना अपमान और इतना इतना क्या बताओ? इंदु की तरफ से तो एक बार सोच कर देखो। मैं उसे सुख से नहीं रख सका। सुख से रह सकने की भी तो शक्ति होनी चाहिए भैया। उसने जितना पाया है उतना कितनों को मिलता है। सौभाग्य को सिर माथे लेना चाहिए, नहीं तो। बात पूरी करने से पहले ही विमला ने लज्जा से सिर नीचा कर लिया। नरेंद्र ने अपनी स्निग्ध एवं स्नेह सिक्त नजर से इस बहन का सर्वांग अभिषिक्त कर कुछ देर के पश्चात कहा, विमला, शर्माना मत दीदी, सच सच बता, तू क्या कभी झगड़ा नहीं करती? उन्होंने कुछ कहा होगा। क्यों, सो तो कहेंगे ही। नरेंद्र ने मंद मंद मुस्कुराकर कहा, नहीं, गगन बाबू ने कुछ भी नहीं कहा, मैं ही तुमसे पूछता हूँ। विमला ने अपना आरक्त मुख उठाकर कहा, तुम लोगों के साथ झगड़ा करके कौन जीतेगा? आखिर में हाथ पैर जोड़ के, अरे वहां कौन खड़ा है? मैं, गगन, रुक क्यों गई? कहते जाओ। झगड़ा करके किसके हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं? बात पूरी तो कर डालो। जाओ। जो साधु पुरुष छिपकर सुनते हैं, उनकी बात का मैं जवाब नहीं देती। यह कहकर विमला बनावटी क्रोध की ओट में हंसी दबाती हुई जल्दी से बाहर निकल गई। नरेंद्र एक गहरी सांस लेकर मोटे तकिए के सहारे उठकर बैठ गया। गगन बाबू ने पूछा, अब कैसी तबीयत है नरेंद्र बाबू? अच्छा हो गया हूँ। अब विदा कर दो भाई। विदा कर दो? घबराओ मत भाई, 2-4 दिन और रह लो। तुम्हारी इस बहन के आश्रय में जो जितने दिन रह लेता है, उसकी उतने ही वर्ष आयु बढ़ जाती है। यह जानते हो? जानता तो नहीं, पर विश्वास करता हूँ। गगन बाबू ने दोनों आंखें फाड़कर कहा, भरोसा क्या करना है? यह तो प्रमाणित हुई बात है। वास्तव में नरेंद्र बाबू, ऐसे ऐसे रत्न भी संसार में पाए जाते हैं। भाग्य, भाग्य, भाग्यम फलति। कैसा है वह श्लोक? नहीं तो मुझ जैसे अभागे को ऐसी वस्तु मिल सकती थी? यह स्वप्न में असंभव थी। दुल्हन? नहीं जी नहीं। रह जाओ 2-4 दिन। ऐसा घर छोड़कर स्वर्ग में भी चले जाओ तो आराम नहीं मिलने का। यह मैं कह देता हूँ भाई। विमला बहुत दूर नहीं गई थी। पर्दे की ओट में खड़ी खड़ी कान लगाए सब सुन रही थी। आंखें पोंछकर झांककर उस अंधकार में भी उसने साफ देखा कि उसके पति की बात सुनकर नरेंद्र भैया का चेहरा एक बार दर्प से जलकर तुरंत मानो राख सा हो गया। लगभग 15 दिन के बाद दोपहर की गाड़ी से इंदु अपनी लड़की के साथ मेदिनीपुर से वापस आ गई। स्त्री और कन्या को स्वस्थ सबल देखकर नरेंद्र का सूखा हुआ पीला चेहरा पल भर के लिए चमक उठा। आग्रह के साथ उसने सोती हुई लड़की को छाती के पास खींच लिया और पूछा, कैसी हो इंदु? अच्छी हूँ। क्यों, तुम्हें बुखार सा आ गया था ना? इससे मुझे बड़ी फिक्र हो गई थी। जुकाम अच्छा हो गया? ना हुआ हो तो क्या डॉक्टर बुलाओगे? नरेंद्र का हंसी से भरा चेहरा उदास हो गया। बोला, नहीं तो पूछा है। क्या होगा पूछकर? उधर तो कुल 50 रुपए भेजकर चिट्ठी पर चिट्ठियां भेजी जा रही थी। कैसी हो, कैसी हो, सावधानी से रहना, सावधानी से रहना। मैं क्या नन्ही बच्ची हूँ? ये 50 रुपल्ली मेरे भैया मुझे नहीं दे सकते थे। उन रुपयों को भेजकर सबके सामने मेरा सिर नीचा कराने की क्या आवश्यकता थी? उस दिन घर भर में जिधर देखो उधर इसी की हंसी होती रही। नरेंद्र का उदास मुख और भी उदास हो गया। उसने अस्पष्ट स्वर में कहा, और अधिक कहीं से जुटा नहीं सका। रुपए न भेजकर यही क्यों नहीं लिख दिया? उफ, फिर वही रोज रोज की। नहीं नहीं, दो दो। मजे में थी इतने दिन।
वास्तव में अमीर लड़की का गरीब के घर पड़ने के समान महापाप संसार में और दूसरा है ही नहीं। यह कहती हुई अपने इस परम तथ्य से इस समय पति का हृदय परिपूर्ण करती हुई इंदु कहीं दूसरी जगह चली गई। कोई 1 महीने के बाद पति पत्नी की यह पहली मुलाकात थी। बाहर आकर इंदु ने इधर उधर निगाह दौड़ाकर अपने खास कमरे में जाकर देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। मकान के और स्थानों की तरह यहाँ की भी सब वस्तु बाकायदा साफ सुथरी की जा रही थी। पूछा, इतनी सफाई क्यों की जा रही है री? नई नौकरानी ने कहा, आप आएंगी इसलिए। मैं आऊंगी इसलिए? हाँ, बाबू ने तो यही कहा था। आपको मैला कुचैला अच्छा नहीं लगता, इसी से आज 3 दिन से। इंदु ने अंदर ही अंदर एक प्रकार का बड़ा भारी गौरव अनुभव किया। ऊपर से स्वाभाविक भाव से कहा, गंदगी और किससे देखी जाती है, तो भी अच्छा है जो। हाँ माँ जी, आदमी लगाकर ऊपर नीचे सब साफ कराया है। जा, राम टहल को तो जरा बुला ला, बाजार से कुछ फल सब्जी ले आए। फल सब्जी तो सब आ चुकी है माँ जी। बाबूजी आज ही बाजार जाकर सब खुद देखभाल कर खरीद लाए हैं। डाब हैं, अंगूर हैं, क्यों नहीं, अभी लिए आती हूँ, कहकर दासी चली गई। इंदु के चेहरे से विरक्ति का मेघ बिल्कुल उड़ गया। बल्कि कुछ देर पहले जो पति का मलिन मुख उसने देखा था, वह उसकी छाती में शूल के जैसा चुभने भी लगा। थोड़ा आराम कर लेने के घंटे 2 घंटे बाद प्रसन्न मुख से पति के बैठक वाले कमरे में पहुंची, देखा कि नरेंद्र चश्मा खोलकर बहुत झुके हुए कुछ लिख रहा है। इंदु ने कहा, इतना दिल लगाकर क्या लिखा जा रहा है? कविता? नरेंद्र ने मुंह उठाकर कहा, नहीं तो क्या है? कुछ नहीं, कहकर उसने कागज को ढक दिया। इंदु के प्रसन्न मुख पर बादल छा गए। बोली, तो फिर कुछ नहीं, पर इतने न झुककर जिस काम से कुछ दुख गरीबी दूर हो, ऐसे किसी काम में मन लगाओ। मैंने सुना है भैया के हाथ में नौकरी की कई जगह खाली हैं। यह कहकर वह पति के चेहरे की तरफ गौर से देखती रही। वह निश्चित रूप से जानती थी कि यह नौकरी करने की बात हमेशा उन्हें चोट पहुंचाती है, मगर आज उसने आश्चर्य के साथ देखा कि उस चोट की कोई वेदना उनके चेहरे पर जाहिर न हुई थी। नरेंद्र ने शांत भाव से कहा, नौकरी करने वाले आदमी भी तो वहां उपस्थित हैं। इस तरह के उत्तर से, जिसकी बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी, इंदु मारे क्रोध के जल उठी। क्षण भर चुप रहकर बोली, सो तो मैं जानती हूँ, पर वहां है, यहाँ नहीं है क्या? आजकल अच्छी बात कहने में भी तुम्हें बुराई नजर आती है। घर के कोने में बैठकर कविता लिखने में तुम्हें लज्जा नहीं आती? यह कहती हुई वह आंख मुंह लाल करके वहां से चली गई। यह हुई दूसरी मुलाकात। हैं? यह तो भाभी हैं। कब आई? परसों दोपहर को। परसों दोपहर को? इसी से इतनी जल्दी आज दर्शन देने आई हो? नहीं भाभी, यह प्रेम का आकर्षण जरा कुछ कम करो। इंदु ने गर्दन हिलाकर कहा, चिट्ठी लिखकर उत्तर तक नहीं पाती, मैं अकेली और कहां तक खींचू ननद जी। विमला ने कुछ झेपते हुए कहा, तब जरा भी समय नहीं था भाभी। इस घर में भैया की जरा कुछ तबीयत अच्छी होने को आई, तो उधर हमारे नए किराएदार की यह हालत हो गई कि अब गया कि तब गया। इंदु इसका एक अक्षर भी नहीं समझ सकी, मुंह देखती रही। विमला उधर कुछ ध्यान न देकर कहती गई, उस मंगलवार की बात मुझे सदा याद रहेगी। 7 दिन बाद खबर मिलने पर मैं भैया को लेने आई। उसके 2 दिन बाद भैया का छाती का दर्द ऐसा बढ़ा कि सब घबरा उठे। उधर अंबिका बाबू की बीमारी भी काफी बढ़ गई। क्या बताऊं भाभी, सेंक देते देते और लेप चढ़ाते चढ़ाते घर भर के लोगों के हाथों की चमड़ी उखड़ गई। तमाम दिन और रात किसी का नहाना खाना तक नहीं हुआ। हाँ, सती साध्वी कहूंगी अंबिका बाबू की बहू को। है तो लड़की ही अभी, लेकिन कैसी कोशिश, कैसी पति सेवा की उसने। उसी के पुण्य से अब की वे जी गए, नहीं तो डॉक्टर वैद्य की ताकत नहीं थी कि। अंबिका बाबू कौन? मालूम नहीं, घाटाल के पास के कहीं के रहने वाले हैं। इलाज के लिए यहाँ आए हैं। अपने बगल वाले घर में किराए पर रह रहे हैं। न तो कोई घर के आदमी है, न पैसा ही है, सिर्फ बहू है। इंदु बीच ही में पूछ उठी, तुम्हारे भैया की तबीयत कुछ अधिक खराब हो गई थी? विमला ने होठ सिकोड़ते हुए कहा, हाँ, उस रात को तो मैं सचमुच ही डर गई थी। उस अलमारी में दवाइयों की खाली शीशियों का ढेर लगा है। देखो ना, 3 3 डॉक्टर
और क्यों भाभी, भैया ने तुम्हें चिट्ठी में ये सब बातें नहीं लिखी थी क्या? इंदु ने अन्यमनस्क की तरह उत्तर दिया। नहीं। विमला ने पूछा। शायद यहीं आकर सुना है। क्यों? विमला ने उसी तरह जवाब दिया। हाँ। विमला कहने लगी, मैंने तुम्हें पहले दिन ही तार भेजना चाहा था। सिर्फ 2-3 घंटे का तो रास्ता ही था। बड़ी आसानी से तुम आ सकती थीं, पर भैया ने किसी तरह भेजने ही नहीं दिया। फिर हंसकर कहा, उन्हें तुमने क्या कर दिया है, यह तो तुम ही जानो भाभी। बीमारी की हालत में तुम घबरा न जाओ, इसी डर से किसी प्रकार भी उन्होंने खबर नहीं होने दी। खैर, भगवान की इच्छा से वे अच्छे हो गए। नहीं तो और क्या होता ननद जी। बीमारी अच्छी होने पर भी मेरी आवश्यकता नहीं पड़ी, और ना अच्छी होने पर भी शायद जरूरत न पड़ती। इतना कहकर इंदु वहां से उठी और ताक के पास जाकर दवाइयों की खाली और अधखाली शीशियों को गिला डुलाकर उनके लेवल पढ़ने लगी। परंतु यह क्या हुआ, जो कभी ना हुआ था सो हुआ। आज अचानक उसकी आंखें आंसुओं से डबडबा आईं। क्यों? क्या वह अपनी कोई भी नहीं होती, जो इतनी बड़ी बात हो गई और उसे खबर तक नहीं दी गई? उसने अपनी ऐसी कौन सी बड़ी पीड़ा की बात लिखी थी, जिससे बीमारी का समाचार देना भी ठीक नहीं समझा गया? अच्छे होने के बाद भी उन्होंने कितनी चिट्ठियों में कितनी ही बातें लिखी, सिर्फ अपनी ही बात लिखना भूल गए। हो, यहाँ आए भी 2 दिन हो गए, फिर भी क्या याद ना पड़ा? इंदु के तेज अभिमान का स्वर विमला ताड़ गई थी। उसने कहा, शीशी बोतलों को हिलाने डुलाने से अब क्या होगा भाभी? वे झूठी गवाही हरगिज नहीं दे सकती, चाहे जितनी ही जिरह क्यों ना करो। आओ, तुम्हारे लिए चाय तैयार है, चलो। कहकर इंदु ने चुपके से आंसू पोंछ डाले और विमला के करीब आकर खड़ी हो गई। चाय पी चुकने के बाद विमला ने मालूम नहीं चोट पहुंचाने की मर्जी से या कैसे कहा, वह भी कैसी हंसी की बात थी भाभी। एक ही मकान में 2 रोगी, पर दोनों की कैसी अनोखी भिन्न भिन्न व्यवस्था। भैया ने मरने तक की नौबत आ जाने पर भी तुम्हें खबर नहीं दी, इस डर से कि कहीं तुम घबरा ना जाओ, कहीं तुम्हारी तबीयत और भी खराब ना हो जाए। और अंबिका बाबू पल भर के लिए भी अपनी औरत को सामने से हिलने न देते थे। उन्हें डर था कि वह आंखों के सामने से ओझल हुई कि उनके प्राण निकले। यहाँ तक कि अपनी स्त्री के अलावा और किसी के हाथ से विश्वास करके वे दवा भी ना पीते थे। ऐसा भी कभी सुना है तुमने? हमारे उनका तुम सब परिहास उड़ाया करती हो, मगर अंबिका बाबू तो सबको ही पीछे कर गए हैं। रात दिन मेहनत करते करते उस बहू की शक्ल ठीक मुर्दे की सी हो गई है। इंदु कहकर खड़ी हो गई। बोली, और किसी दिन आकर तुम्हारी सती लक्ष्मी बहू के साथ बातचीत कर जाऊंगी। आज गाड़ी आ गई है, चलती हूँ। तो एक बार जरूर आना, बातचीत करके सचमुच सुखी होगी तुम। देखा जाएगा अगर कुछ सीख सकी। कहकर इंदु मुंह भारी करके गाड़ी पर जा बैठी। अंबिका बाबू का पागलपन आज उसके मन में उसके पति की मंगल इच्छा पर धूल डालता हुआ उसे तमाम रास्ते लज्जित करता गया। 2-3 दिन बाद बातों ही बातों में इंदु ने काफी नाराज होकर बोला, अगर सच बात सुनकर नाराज ना हो तो कहूंगी ननद जी कि शादी करना न तो तुम्हारे भैया के लिए ठीक हुआ और न अंबिका बाबू के लिए। विमला ने पूछा, क्यों? क्योंकि गृहस्थी चलाने की शक्ति ना हो तो यह महापाप है। उत्तर सुनकर विमला मर्माहत हुई। इंदु को वह प्यार करती थी। कुछ देर के बाद बोली, हो सकता है कि अंबिका बाबू से अन्याय बन पड़ा हो, पर इससे क्या उनकी औरत अपना कर्तव्य पूरा ना करे? उसे तो मरते दम तक पति की सेवा करनी ही चाहिए। क्यों करनी चाहिए? वे अन्याय करेंगे, जिसका उन्हें अधिकार नहीं वही करेंगे वह, और फल भोगेंगे हम। तुमने अंग्रेजी नहीं पढ़ी और अन्य समाजों की तुम्हें कुछ खबर नहीं। नहीं तो मैं तुम्हें समझा देती कि कर्तव्य पालन सिर्फ एक ओर से ही नहीं होता, यह या तो दोनों ओर से होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। पुरुष वर्ग यह बात हमें समझने नहीं देता, इसीलिए हम अंबिका बाबू की स्त्री की तरह जान हथेली पर रखकर उनकी सेवा करती हैं। मैं जानना भी नहीं चाहती। पति का प्रेम संभवतः नहीं जानना चाहती होगी। नहीं ननद जी, अरुचि हो गई है, बल्कि उसे कम करके यदि अपना कर्तव्य पूरा कर सकूं तो ठीक होगा। विमला खड़ी थी, निश्वास छोड़कर धीरे से बैठकर बोली, ठीक यह बात पहले भी एक बार तुमने कही थी,
परंतु तब मैं नहीं समझ सकी थी और अब भी न समझ सकी कि मेरे भैया अपना कौन सा कर्तव्य पालन नहीं करते। क्या है कर्तव्य, सो तो तुम जानती होगी। बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, बहुत से देशों की तुम्हें जानकारी है। तुम्हारे साथ तर्क करना मुझे शोभा नहीं देता, परंतु मेरा मजबूत भरोसा है कि पति न्याय अन्याय कुछ भी करें, उनके प्रेम की उपेक्षा करने की स्पर्धा किसी देश की स्त्रियों में नहीं है। मुझे तो मालूम होता है कि उस चीज को खो देने की अपेक्षा मरना कहीं अच्छा। उसके खो जाने के बाद भी जीते रहना सिर्फ दिखावा है। मैं यह नहीं मानती। मानती तो जरूर हो, कहती हुई विमला हंस पड़ी। उसे अचानक ख्याल आया कि यह सब मजाक है। सचमुच ही परिहास के सिवा नारी के मुंह से यह और क्या हो सकता है। बोली, लेकिन यह भी बताए देती हूँ भाभी, मेरे सामने जो मुंह में आया कह दिया, मगर भैया के सामने इन बातों को लेकर ज्यादा चतुराई न दिखाना, क्योंकि वे पुरुष ठहरे, कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, अक्सर, क्या अक्सर, परिहास को वे नहीं समझते। यह उनका काम है, इसके लिए मैं दुश्चिंता नहीं करती। लेकिन मुझसे तो बिना फिक्र किए नहीं रहा जाता भाभी। इंदु ने जबरन हंसकर पूछा, क्यों भला? विमला ने जरा सोच विचार कर कहा, नाराज मत होना भाभी, किंतु भैया की बीमारी के वक्त मुझे सचमुच ही मालूम हुआ था कि भैया तुम्हें पाने के लिए किसी समय पागल हो उठे थे। कहावत है कि जहां पैर में शूल चुभे वहां पलके बिछा देना, मगर वह भाव शायद अब नहीं रहा। अचानक इंदु के पूरे मुंह पर मानो किसी ने कालिख पोत दी। इसके बाद उसने जबरन सूखी हंसी लाते हुए कहा, तुम्हें हजार धन्यवाद ननद जी। भैया से कहना कि मैं इस ओर आंख भी नहीं डालती, और तुम भी अच्छी तरह समझ लो कि मैं अपनी भलाई बुराई आप ही संभालना जानती हूँ। उसे लेकर दूसरों के साथ माथा गर्म करने की जरूरत नहीं समझती। घर वापस पहुंचकर इंदु ने पति के कमरे में घुसते ही पूछा, मेरे मेदिनीपुर चले जाने के बाद क्या तुम बीमार हो गए थे? नरेंद्र ने कॉपी से मुंह उठाकर धीरे से कहा, नहीं बीमार तो नहीं, हाँ वही दर्द फिर हुआ था। खर्च बचाने के लिए ननद जी के यहाँ पहुंच गए थे, क्यों? स्त्री के इस अत्यंत कटु संकेत से नरेंद्र अपनी कॉपी पर फिर झुक गया और पल भर मौन रहकर मृदु स्वर में बोला, विमला स्वयं आकर लिवा ले गई थी, परंतु मैं सुन पाती तो कह देती कि असमर्थों के लिए ही अस्पताल बनाए गए हैं, उन्हें दूसरों के मत्थे न पड़कर वहीं जाना चाहिए। नरेंद्र ने अब न तो मुंह उठाया और न कुछ उत्तर ही दिया। इंदु झटके के साथ पर्दा हटाकर बाहर चली गई। धक्का लगने से एक छोटी सी तिपाई फूलदान समेत उलट पड़ी। उसने पीछे की तरफ मुड़कर देखा तक नहीं। 5 मिनट के बाद पुनः झटके से पर्दा हटाकर भीतर आकर कहा, ननद जी ने मुझे खबर देनी चाहिए थी, तुमने मना क्यों किया था? सोचा होगा आकर दवा के साथ जहर मिला देगी, क्यों? नरेंद्र ने सिर उठाकर कहा, नहीं ऐसा नहीं सोचा, तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं थी। अच्छी ही थी, जबकि खबर पाने पर भी मैं आती नहीं, निश्चित है, परंतु वहां मैं बीमारी के मारे मरी जा रही हूँ, यह बात भी मैंने तुम्हें चिट्ठी में नहीं लिखी। व्यर्थ ही झूठी बातें कहकर ननद जी को मना करने की कोई वजह नहीं थी। यह कहकर वह जैसे आई थी वैसे ही चली गई। नरेंद्र भी पहले की तरह कॉपी पर झुका रहा, किंतु सारी लिखावट उसकी आंखों के सामने लिप पुत कर एकाकार हो गई। इंदु ने पर्दे के पीछे से डॉक्टर से पूछा, आप ही ने गगन बाबू के घर मेरे पति का इलाज किया था? बूढ़े डॉक्टर ने आंखें उठाकर इंदु के उद्वेग से मलिन मुंह की ओर से हिलाकर स्वीकार किया। हाँ, इंदु ने कहा, लेकिन ऐसा तो नहीं मालूम होता कि उन्हें पूरा आराम हो गया है। ये रहे आपकी फीस के रुपए। आज एक बार आकर अगर आप उन्हें मित्र भाव से देख जाएं तो बड़ा उपकार हो। डॉक्टर कुछ हैरान हुए। इंदु समझ गई। बोली, उनकी ऐसी आदत भी है, वे इलाज नहीं कराना चाहते। दवा का प्रिस्क्रिप्शन मुझे छिपा कर दीजिए और उन्हें जरा समझा दीजिएगा। डॉक्टर इस पर प्रसन्न होकर चले गए। राम टहल ने आकर खबर दी, माँ जी बल्लभ सुनार आया है। आ गया? यहाँ बुला तो। बल्लभ, जरा काम के लिए तुम्हें बुलाया है। तुम हमारे भरोसेमंद आदमी हो। इन चूड़ियों को तुम्हें बिकवा देना होगा। बड़े पुराने ढंग की चूड़ियां हैं भाई, अब ये नहीं पहनी जाती। इन्हीं रुपयों से एक नई जोड़ी खरीदने का है मन में। अच्छी बात है मां जी, बेच दूंगा। तराजू लाए हो ना?
वजन करके देखो तो ठीक ठीक कितना है। दाम लेकिन मुझे कल ही चाहिए, देर होने से नहीं चलेगा। हाँ, कल ही दे दूंगा। वल्लभ ने चूड़ियां हाथ में लेकर कहा, यह तो बिल्कुल नई है माँ जी, बेचने से कुछ ना कुछ तो नुकसान जाएगा ही। सो जाने दो वल्लभ, इनकी बनावट मुझे नहीं भाती। और सुनो, इस बारे में बाबूजी से कुछ मत कहना। बाबुओं से छिपाकर गहने खरीदने बेचने का इतिहास वल्लभ से छिपा नहीं था। वह जरा हंसकर चूड़ियां ले गया। डॉक्टर साहब, यह 5-6 शीशी दवा पी गए, पर छाती का दर्द तो नहीं गया। नहीं गया? कहाँ? उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा। आप तो जानते ही हैं इनकी आदत ऐसी ही है, परंतु मैं निश्चित जानती हूँ कि उनकी बीमारी नहीं गई है। इसके सिवा शरीर तो सुधरता नहीं। डॉक्टर ने सोच विचार कर कहा, देखिए, मुझे भी संदेह होता है, सिर्फ दवा से कुछ न होगा। एक बार हवा पानी बदलना आवश्यक है। यही आप उनसे क्यों नहीं कहते? कहा था एक दिन, मगर वे इसकी आवश्यकता ही महसूस नहीं करते। इंदु ने नाराज होकर कह डाला, उनके महसूस न करने से क्या होगा? आप डॉक्टर हैं, आप जो कहें वही तो होना चाहिए। बूढ़े चिकित्सक जरा मुस्कुराए। इंदु ने अपनी उत्तेजना पर शर्मिंदा होकर कहा, देखिए, मैं बहुत व्याकुल हो उठी हूँ। आप उन्हें खूब डर दिखा दीजिए। डॉक्टर ने सिर हिलाकर धीरे से कहा, इन सब बीमारियों में डर तो है ही। इंदु का मुंह पीला पड़ गया। बोली, सचमुच डर है? उसके चेहरे की तरफ देखकर डॉक्टर अचानक कुछ जवाब न दे सके। इंदु की आंखों में आंसू आ गए। बोली, मैं आपकी लड़की की तरह हूँ डॉक्टर साहब, मुझसे छुपाइए मत। क्या हुआ है? मुझे सब खोलकर बताइए। ठीक क्या हुआ है सो तो डॉक्टर खुद भी नहीं जानते थे। उन्होंने तरह तरह से समझाकर जो कुछ बताया, उससे इंदु का भय दूर नहीं हुआ। वह अपने कमरे में आकर रोने लगी। शाम से पहले नरेंद्र हाथ की कलम रखकर खुले जंगले में से बाहर की ओर देख रहा था। इंदु कमरे में घुसकर पास की ही एक चौकी खींच उस पर बैठ गई। इसका ठीक अनुमान करके नरेंद्र की छाती धक धक करने लगी। इंदु ने रुपए नहीं मांगे। कहा, डॉक्टर साहब कहते हैं दर्द जब दवाओं से ठीक नहीं हो रहा है तो आबो हवा बदलने की आवश्यकता होती है। एक बार चले क्यों नहीं जाते घूमने? नरेंद्र हकीकत में चौंक उठा। बहुत दिनों से अज्ञात स्नेह के धन ने मानो कहीं से छिपे हुए उसे पुकारा। इंदु के इस कंठ स्वर को तो वह भूल ही गया था। इसी से मुंह फेर कर हतबुद्धि की तरह उसकी तरफ देखकर वह पल भर के लिए न जाने क्या क्या अपने मन ही मन में ढूंढता फिरने लगा। इंदु ने कहा, क्या कहते हो? तो फिर कल ही सब तैयारी करके चल दिया जाए। अधिक दूर जाने की जरूरत नहीं। यह बैजनाथ के आसपास हम दोनों, कमला और नौकरानी। राम टहल पुराना विश्वासी आदमी है, उसे घर पर ही रहने दो। वहां एक छोटा सा मकान किराए पर ले लेने से ही काम चल जाएगा। तो फिर आज से ही सामान ठीक करना आरंभ कर दिया जाए ना? किसी प्रकार के खर्च की बात सोचकर ही नरेंद्र को डर लगता था। इस भारी भरकम इशारे से उसका मिजाज और बिगड़ गया। प्रश्न किया, डॉक्टर को यहाँ बुलाया किसने था? इंदु के जवाब देने से पहले ही उसने कहा, विमला से कहो मेरे पीछे डॉक्टर लगाकर मुझे परेशान करने की आवश्यकता नहीं। मैं अच्छा हूँ। विमला छिपे छिपे डॉक्टर भिजवाती है। विमला ही इनकी सब कुछ है। यह सोच इंदु के हृदय में ठेस लगी, परंतु उसे दबाकर बोली, लेकिन तुम तो सचमुच ही अच्छे नहीं हो। दर्द तो अभी ठीक हुआ नहीं। ठीक हो गया, फिर भी शरीर तो अभी सुधरा नहीं, साफ दिख रहा है। एक बार घूम फिर आओ, और कुछ हो चाहे ना हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं। नरेंद्र भीतर बाहर से ऐसी जगह आ पहुंचा था जहां सहन करने की शक्ति चुक गई थी। फिर भी धक्के को संभालता हुआ बोला, मुझमें घूमने फिरने की सामर्थ्य नहीं है। इंदु ने जिद करके कहा, सो नहीं होगा, प्राण तो बचाने ही पड़ेंगे। यह जिद इंदु के लिए इतनी ज्यादा न थी, किंतु नरेंद्र इसे बिल्कुल ही गलत समझ गया। उसे निश्चित मालूम हुआ कि यह सिर्फ उसे क्लेश पहुंचाने के लिए इंदु का एक नया कौशल है। इतने दिनों का धैर्य का बंधन एक क्षण में टूट गया। वह चिल्ला उठा, कौन कहता है कि प्राण बचाने ही पड़ेंगे? नहीं, कोई जरूरत नहीं। 100 बार कहता हूं कि कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे पैरों पड़ता हूं, मुझे मुक्ति दो, मैं निश्वास छोड़कर मरूं। पति के मुंह से इस प्रकार कड़वी बात सुनने की इंदु कल्पना भी न कर सकती थी। वह सिकुड़ कर न जाने कैसी हतबुद्धि सी हो गई।
परंतु नरेंद्र को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ। वह कहता गया, तुम ठीक प्रकार से जानती हो कि मैं कैसे संकट में दिन बिता रहा हूँ। सब कुछ जानबूझकर सिर्फ मुझे कष्ट देने के लिए ही तुम दिन रात कोंचा करती हो। क्यों? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्या चाहती हो तुम? इंदु भय के मारे फक पड़ गई और देखती रह गई। एक शब्द भी उसके मुंह से न निकला। चिल्लाना और उत्तेजित होना उसके लिए कितना स्वाभाविक है, इसका पता नरेंद्र को अभी लगा। वह आवाज धीमी करके बोला, अच्छा मंजूर करता हूँ, मेरे लिए हवा बदलना जरूरी है, मगर जाऊंगा कैसे? रुपए कहाँ से आएंगे? घर खर्च जुटाने में ही तो मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। इंदु ने खुद कभी धैर्य का अभ्यास नहीं किया। झुकने में तो उसका सिर ही कटता था, लेकिन आज वह डर गई। नम्र कंठ से बोली, रुपए नहीं है तो न सही, बहुत से रुपयों के गहने तो अपने पास हैं। हाँ, मगर मेरे नहीं, तुम्हारे हैं। पिता ने दिए हैं तुमको। मेरा उन पर रत्ती भर भी अधिकार नहीं। इस बात को मेरी अपेक्षा तुम खुद अधिक जानती हो। अच्छी बात है, उन्हें न लो, मैं नकद रुपए देती हूँ। कहाँ से आए? घर खर्च में से बचाए हैं। हाँ, यह चूड़ी बिक्री के रुपए थे। इंदु आसानी से झूठ नहीं बोल सकती थी, पर आज उसने झूठ बोलना स्वीकार कर लिया। नरेंद्र के चेहरे का भाव बहुत ही सख्त हो गया। उसने धीरे से कहा, तो रखो इन्हें, गहने बनवा लेना। मेरी छाती का बहुत सा खून पानी करके तो इकट्ठा किया है, उसे इस तरह नष्ट नहीं किया जा सकता। इंदु, मैंने तुमसे कभी कोई कड़वी बात नहीं कही, सदा से सुनता ही आया हूँ। मगर तुम्ही ने उस दिन दंभ के साथ कहा था कि मैं झूठ नहीं बोलती। छी! कमला ने पर्दे की संधि में से पुकारा, माँ, बुआ जी आई हैं। क्या हो रहा है भाभी? कहती हुई विमला भीतर आकर खड़ी हो गई। इंदु ने लड़की को बुलाकर उसके गले का हार दोनों हाथों से झटके से तोड़कर पति के सामने फेंक दिया और कहा, मैं झूठ बोलना नहीं जानती थी, इसे तुम्हारे ही पास से सीखा है। फिर भी मैंने अब तक पीतल को सोना कहकर चलाना नहीं सीखा है। जो स्त्री को ठगता है, अपनी लड़की को ठगता है, उसके लिए और बाकी क्या? वह दूसरे को झूठा कहता किस तरह है? नरेंद्र ने टूटे हुए हार को उठाते प्रश्न किया, किस तरह जाना कि पीतल है? जचवाया है? अपनी बहन से जचा लेने के लिए कहो, कहकर उसने दोनों आंखें सुर्ख करके विमला की ओर देखा। विमला ने 2 कदम पीछे हटकर कहा, यह काम मेरा नहीं कि भैया के दिए हुए गहने को सुनार बुलाकर जचवाऊं। नरेंद्र ने कहा, इंदु, तुम्हें भी तो मैंने 2 एक जेवर दिए हैं, उन्हें जचवा कर देखा है? नहीं देखा, मगर अब देखना होगा। देखना वे पीतल के नहीं हैं। फिर बहन के मुंह की तरफ देखकर हार दिखाकर कहा, यह सोना नहीं है दीदी, पीतल ही है। जिस दुख से बाप होकर मैंने अपनी एकमात्र लड़की के जन्मदिन के समय उसे धोखा दिया है, उसे तुम ही समझ सकोगी। फिर भी मैं लड़की को ही ठग सका हूँ, अपनी स्त्री को ठगने का साहस कभी नहीं किया। मेरी बात मानो भाभी, जाकर एक बार उनके पांव छूकर उनसे माफी मांग लो। क्यों? किस मजबूरी में? मेरा सिर काट डालो तो भी मैं ऐसा नहीं कर सकती ननद जी। क्यों नहीं कर सकती? पति के पांव छूने में किस बात की लज्जा है? तुम्हारा कसूर ना भी सही, मान लिया, लेकिन उन्हें प्रसन्न करना तो सब कामों से बढ़कर है। नहीं, मेरे लिए वैसा नहीं है। भगवान के समक्ष निर्दोष रहना ही मेरे लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है। जब तक उनके प्रमाण के प्रति अपराध नहीं करती, तब तक मैं और किसी से भी नहीं डरती। विमला को गुस्सा आ गया। बोली, भाभी, ऐसी बढ़ चढ़कर बातें करना मैं भी जानती हूँ, मगर ये सब बातें कुछ भी काम ना आएंगी, कहे देती हूँ। आंखें मीच लेने से ही मुसीबत से छुटकारा नहीं मिल जाता। भैया सचमुच ही तुमसे नाराज हो गए हैं। इंदु ने उदास स्वर में कहा, उनकी इच्छा। विमला मन ही मन खींच उठी। बोली, वह इच्छा उस दिन मालूम पड़ेगी जिस दिन सर्वनाश होगा। भैया जितने निरीह और कोमल हैं, उतने ही कठोर भी हैं। उनको तुमने एक ही तरफ से देखा है, दूसरी तरफ से देखना अभी बाकी है, सो बताए देती हूँ। अच्छा, देखूंगी तो तुम्हें खबर दे जाऊंगी। विमला ने आगे कुछ न कहा। जरा देर चुप रहकर एक गहरी सी सांस लेकर धीरे से कहा, यह सच है, तुम्हें विश्वास नहीं होता कि कभी पति के स्नेह से वंचित होगी, परंतु भैया उस तरह के आदमी नहीं हैं। बीमारी के वक्त मैंने उन्हें अच्छी तरह पहचान लिया है। उनके दिल के किवाड़ एक बार बंद हो गए कि फिर उन्हें खुलवा नहीं पाओगी। अब की बार इंदु ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा,
खुलवा ना पाऊंगी तो बाहर ही रहूंगी। खुलवाने के लिए न तो पैर पड़कर मनाऊंगी और न तुम्हें ही सिफारिश करने के लिए बुलाऊंगी। यह क्या, नाराज होकर चल दी क्या? विमला ने खड़े होकर कहा। गुस्से से नहीं, दुख के साथ जा रही हूँ भाभी। मैं अपनी बहन से भी अधिक तुम्हें प्यार करती हूँ, इसीलिए मेरा मन रो रो उठता है। भैया भी कभी इस तरह की बात कह सकते हैं? आंखों से न देख पाती तो मैं इस पर यकीन ही न करती। इंदु ने अचानक जरा हंसकर कहा। इतना लंबा व्याख्यान उनके मुंह से और कभी ना सुनोगी। व्याख्यान तुमने भी कुछ कम नहीं दिया भाभी, पर वे फिर कभी ना देंगे, यह तो मुझे भी मालूम है। एक बात को 100 बार कहने वाले आदमी वे नहीं हैं। इंदु ने फिर हंसकर कहा। यह तो ठीक है, और भी एक जबरदस्त कारण हुआ है कि जिससे फिर किसी दिन स्वप्न में भी आंखें लाल करने का साहस न करेंगे। मेरे पिताजी की चिट्ठी आई है। उन्होंने मेरे नाम से 10,000 रुपए की वसीयत कर दी है। क्या कहती हो ननद जी? अब भी पैरों पड़ने की आवश्यकता मालूम होती है? विमला का चेहरा मानो और भी अंधकारमय हो गया। उसने कहा, भाभी, इससे पहले कभी उन्होंने तुम्हें लाल आंखें नहीं दिखाई। तुम जिस हालत में उन्हें छोड़कर मेदिनीपुर चली गई थी, उसे मैं ही जानती हूँ। मगर फिर भी उन्होंने किसी दिन तुम्हारी बुराई नहीं की। हंसते हुए तुम्हारे सब दोष मुझसे भी छिपाए रखे। सो यह क्या तुम्हारे रुपयों की लालच से? भाभी, श्रद्धा के बगैर प्रेम नहीं रहता। जिस चीज को तुम लापरवाही से खो रही हो, वह उस दिन तुम्हें मालूम पड़ेगी जिस दिन सचमुच ही खो जाएगी। पर एक बात मेरी भी याद रखना भाभी, मेरे भैया इतने नीच नहीं हैं। पर अब और नहीं, शाम हो रही है, मैं जाती हूँ। कल परसों समय मिलने पर एक बार मेरे घर आना। अच्छा, कहकर इंदु पीछे पीछे सदर दरवाजे तक चली आई। उसके आने की पश्चात विमला ने सुनकर भी न सुना, परंतु यह उसे मालूम हो गया। गाड़ी में सवार होकर दरवाजे से मुंह निकालकर हमेशा ये सखियां आपस में एक दूसरे को निमंत्रण देती हुई हंसते हंसते दरवाजे बंद करती थीं। आज गाड़ी में घुसते ही विमला ने दरवाजा बंद कर लिया। घर आकर इंदु कमला को छाती के पास खींचकर लेट गई। विमला चली गई, किंतु अपनी तीखी गर्म बातें छोड़ गई। इन बातों की गर्मी कितनी थी, यह इंदु को अब मालूम हुआ। इस ताप से उसका अहंकार बर्फ के टीले सा जितना ही गल गल कर बहने लगा, उतनी ही एक नई चीज उसकी आंखों के सामने आने लगी। इतना कूड़ा करकट, इतने कर्कश व कठोर कंकड़ पत्थर इस जमे हुए पानी के नीचे छिपे होंगे, यह तो उसने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। सहसा उसके हृदय के भीतर से न जाने कौन पूछने लगा, कैसा होगा इंदु अगर वे मन ही मन तुम्हें त्याग दें? तुम पास आकर बैठो और वे अगर घृणा के कारण हट जाएं? यह सोचते ही उसके सारे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। कमला ने कहा, क्या है माँ? इंदु ने उसे जोर से छाती से चिपटा लिया और उसका मुंह चूम कर कहा, तेरी बुआ इतना डराना जानती है कि? काहे का भय माँ? इंदु ने फिर एक चुम्बन लेकर कहा, कुछ नहीं बेटी, सब झूठी बातें हैं, सब झूठी। जा बिटिया, देख तो आ, तेरे बाबूजी क्या कर रहे हैं। लड़की दौड़ी चली गई बाप के पास। पिछले 2 दिन से पति पत्नी में बोलचाल बंद है। कमला ने वापस आकर कहा, बाबूजी चुपचाप सो रहे हैं। चुपचाप? अच्छा तू यहीं रह बिटिया, मैं देखे आती हूँ। यह कहकर इंदु चली गई। पर्दे के संद में से देखा, लड़की ठीक कहती थी। वे सोफे पर ऊपर की ओर देखते हुए पड़े हैं। 5-6 मिनट खड़ी रहकर इंदु लौट आई। आज उसे प्रवेश करने तक की भी हिम्मत न हुई। यह देखकर वह खुद ही आश्चर्य करने लगी। कमला, क्या है माँ? तेरे बाबूजी के सिर में शायद जोर से दर्द हो रहा है। जा तो बेटी, बैठे बैठे जरा सिर पर हाथ फिरा देना। लड़की को भेजकर इंदु खुद ओट में खड़ी होकर उत्सुकता से दोनों की बातें सुनने लगी। लड़की ने पूछा, सिर में इतना दर्द क्यों हो रहा है बाबूजी? पिता ने जवाब दिया, कहाँ, दर्द तो नहीं है बेटी। लड़की ने फिर पूछा, माँ ने तो कहा है खूब दर्द हो रहा है। पिता कुछ देर चुप रहकर लड़की के चेहरे की तरफ देखते रहे। थोड़ी देर बाद बोले, तुम्हारी माँ जानती नहीं। पर्दा हटाकर इंदु स्वाभाविक भाव से कमरे के अंदर चली आई। टेबल लैंप की बत्ती कम करके बोली, क्षीण शरीर में इतनी मेहनत कैसे बर्दाश्त कर सकोगे? जा कमला, ऊपर से ओडिकोलोन की शीशी तो ले आ जरा, और टहल को थोड़ी सी बर्फ लाने के लिए कह दे।
लड़की को उठाकर इंदु खुद सिरहाने के पास बैठ गई। बालों में हाथ देकर बोली, आग सी निकल रही है। नरेंद्र आंखें मूंदे पड़ा रहा, कुछ भी नहीं बोला। इंदु ने चुपचाप बालों में हाथ फेरते हुए जरा झुककर स्नेह भरे गले से पूछा, छाती का दर्द आज कैसा है? वैसा ही है। तो फिर यह जो क्रोध में आकर 2 दिन दवा नहीं पी, बढ़ न जाए तो क्या हो, बताओ? नरेंद्र ने आंखें खोलकर शांत स्वर में कहा, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, तनिक शांति से पड़ा रहना चाहता हूँ इंदु। इस बात का यह जवाब? इंदु बिजली की भांति उठ खड़ी हुई और बोली, तुम अपने को खत्म करके मुझे सजा नहीं दे सकते। यह चिट्ठी पढ़कर देखो, पिताजी ने मेरे नाम से 10,000 रुपए की वसीयत कर दी है। इतना कहकर वह बाएं हाथ से चिट्ठी को सोफे के पास फेंक कर बाहर आकर खड़ी हो गई और उसके बाद मुंह से आंचल लगाकर रुलाई को दबाती हुई अपने कमरे में आकर किवाड़ बंद कर सो गई। बात बर्दाश्त करना और हार मानना तो उसने जीवन में सीखा ही नहीं था। बहुत सी स्त्रियां नहीं सीखती। इसी से आज तक उनके बहुत से अच्छे संकल्प बेकार हो गए। वह क्या करने आई थी और क्या करके लौट गई? यह क्या नंद जी, तुम लोग रो रही थी क्या? आंखें तो तुम लोगों की जवाब फूल सी लाल हो रही हैं। अंबिका बाबू की औरत सुन रही थी और विमला औंधी पड़कर एक पुस्तक पढ़ रही थी। वह झटपट उठकर आंखें पोंछती हुई हंसने लगी। उफ, दुर्गा मणि के दुख से तो छाती फटने लगती है भाभी। इंदु ने पूछा, कौन दुर्गा मणि? निर्बोध मत बनो भाभी, नहीं जानती दुर्गा मणि कौन है। चारों ओर जो उसकी इतनी नामवरी हो रही है, ये ठीक ही मालूम होती है। इंदु ने और कुछ भी नहीं समझा। समझा सिर्फ यही कि किसी किताब की बात हो रही है। हाथ बढ़ाकर कहा, देखूं किताब? हाथ में लेकर ऊपर ही देखा कि ग्रंथकार हैं उसके पति। पन्ने उलटते ही नजर पड़ी कि पुस्तक को समर्पित किया गया है। समर्पण की गई है विमला को। इंदु ने पुस्तक को शुरू से आखिर तक उलट पलट कर रख दिया। पति के द्वारा लिखी गई, छापी गई, समर्पण की गई और उसे इसका अनुस्वार विसर्ग तक पता नहीं। उसके चेहरे की आकृति देखकर विमला ने फिर पूछने की हिम्मत नहीं की। तब इंदु ने स्वयं ही कहा, नाटक नॉवल पढ़ने की न तो मेरी इच्छा होती है और न मुझे अच्छे ही लगते हैं। कुछ भी हो, पुस्तक अच्छी है यह जानकर मुझे खुशी हुई। अंबिका बाबू के नौकर ने आकर उनकी स्त्री से कहा, बाबूजी पूछ रहे हैं, आप जो अजायब घर देखने जाना चाहती थी, जाएंगी क्या? यह बहू सबसे छोटी थी, इसलिए गर्दन नीची करके मृदु स्वर में लजाती बोली, नहीं, उनकी तबीयत अभी बिल्कुल ठीक नहीं हुई है। कह दो आज जाना नहीं होगा हमारा। नौकर के चले जाने पर इंदु मुंह बाए देखती रह गई। उसे मालूम हुआ कि ऐसे आश्चर्य की बात तो उसने संपूर्ण जीवन में कभी नहीं सुनी। भोला ने आकर विमला से पूछा, बाबूजी ने ऑफिस से आदमी भेजा है यह पूछने के लिए कि एक बड़ी ड्रॉर वाली अलमारी नीलाम हो रही है, क्या वह बड़े कमरे के लिए ले ली जाए? विमला ने कहा, नहीं, मना करवा दे कि ना खरीदें, छोटे से एक बुककेस से काम चल जाएगा। भोला चला गया। इंदु बड़े अचंभे के साथ अवाक होकर बैठी रही। पतियों के प्रश्नों में भी उसे अधिक प्रभुत्व नहीं दिखाई दिया और इन दोनों स्त्रियों के आदेश भी उसे ठीक दासियों जैसे नहीं सुनाई दिए। साथ ही उसके मन में न जाने कैसी एक बेचैनी सी खटकने लगी। बार बार उसे ऐसा मालूम होने लगा, न जाने किस कारण से इन लोगों के सामने मानो वह बिल्कुल ही छोटी हो गई है। जाते समय विमला ने चुपके से पूछा, भाभी, सचमुच ही क्या तुम्हें भैया की इस पुस्तक के बारे में कुछ मालूम नहीं है? इंदु ने बहुत उपेक्षा के साथ कहा, नहीं, उसके लिए मेरे सिर में कोई दर्द भी नहीं होता। दिन भर बैठे बैठे लिखा ही तो करते हैं, कौन इतनी खोज खबर रखे, बताओ? हाँ, एक बात कहना तो भूल गई ननद जी, कल मैं मायके जा रही हूँ। विमला ने उद्विग्न होकर कहा, नहीं भाभी, अभी मत जाओ। क्यों? क्यों यह भी समझाना पड़ेगा भाभी। भैया तुम्हें अपने सुख दुख का कोई बोझ नहीं देते, इसका भी क्या तुम्हें मालूम नहीं है? इंदु ने एकाएक नाराज होकर कहा, मैंने तुम्हें बहुत बार कह दिया है कि मैं नहीं चाहती, नहीं चाहती। मैं अपने भैया के यहाँ निश्चिंत होकर रहूंगी। वे अब कभी मुझे लिवाने ना आए, मुझे और अधिक परेशान ना करें। अब तो विमला भी क्रोध में आ गई। बोली, ये सब बड़ाइयां मर्दों के सामने करना भाभी, मैं औरत हूँ, मेरे सामने मत करो।
तुम्हारे मायके वाले बड़े आदमी हैं, उन लोगों ने तुम्हारा इंतजाम कर दिया है, इसी का तो तुम्हें घमंड है ना। अच्छी बात है, अभी जा रही हो, जाओ, मगर एक दिन होश आएगा कि जो चीज तुमने खो दी है उसकी तुलना में सारी धरती भी छोटी है। भाभी, मैं जानती हूँ कि तुमको जो मिला है वह बहुत कम स्त्रियों को मिलता है। मैं समझती हूँ, हुआ भी वही। वह पुस्तक विमला के हाथ में ही थी। उस पर नजर पड़ जाने से इंदु की छाती के भीतर एक बार फिर आग जल उठी। उसने कहा, अहंकार करने लायक कुछ होता है तभी लोग अहंकार करते हैं। यदि मेरा सर्वनाश होता है तो होने दो, जाए तो चला जाए। उसके लिए ननद जी तुम्हें इतना दिमाग गर्म करने की क्या जरूरत है? और मैं ही भला ऐसी वैसी बातें खड़ी रहकर क्यों सुनूं? मेरी रहने की इच्छा नहीं है और न रहूंगी। इससे जो होना हो सो हो। मैं किसी से सलाह भी नहीं लेना चाहती और झगड़ा भी नहीं करना चाहती। विमला खामोश ही रही। उसकी व्यथा अंतर्यामी नहीं समझी, परंतु इस अपमान के बाद फिर उसने कोई तर्क नहीं किया। इंदु जानने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि विमला ने कहा, ठहरो तो भाभी, तुम रिश्ते में बड़ी हो, नमस्ते तो। उस दिन शाम होने से पहले ही आकाश बादलों से भर गया और बारिश होने लगी। इंदु अपनी कमला के साथ बिस्तर पर आकर लेट गई। आज उसके छोटे बहनोई आए हैं। उन्हें खिलाने पिलाने की धूमधाम और गपशप की अस्फुट ध्वनि ज्यों-ज्यों बगल वाले कमरे से सुनाई देने लगी, त्यों-त्यों न जाने कैसी एक अव्यक्त लज्जा से उसकी छाती भर आने लगी। 3 महीने हो गए मेदिनीपुर आए। छोटी बहन भी आई है। उसके पति इन 2 ही महीनों में शांतिपुर से कम 5-6 बार आए गए हैं, परंतु नरेंद्र एक बार भी नहीं आया। एक चिट्ठी लिखकर भी उसने खोज खबर नहीं ली। कुछ दिनों से इस बात पर सभी की नजर पड़ रही है और अक्सर इसकी चर्चा होती रहती है। कहीं छोटे बहनोई के कमरे में सबके सामने यह बात न छिड़ जाए, इसी डर से तो असमय में ही भागकर इंदु अपने कमरे में चली आई थी। पति नहीं आते, उनकी उपेक्षा की वेदना कितनी बड़ी है, ये तो इंदु की अपनी बात है, उसे जाने दो। पर इसमें इतनी बड़ी शर्म भी है, इस बात की तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। भ्रूण हत्या या मानव हत्या की भांति इसको तो उसे बराबर छिपाए ही फिरना पड़ता है। प्राण जाने पर भी तो यह बात किसी के सामने मंजूर नहीं की जा सकती कि पति मुझे नहीं चाहते। अब तक वह पति के घर, पति के पास बैठकर उन्हें खींच खींच कर अपनी मान मर्यादा बढ़ाने में ही दिन रात व्यस्त रहती थी। परंतु अब नए घर में आंखों से ओझल सभी कुछ तो टूट फूट कर धंसा जाता है। किस तरह वह उसे खड़ा रखे? आज बहनोई के आने के बाद जिस किसी ने भी उसकी तरफ देखा है, उसे मालूम हुआ मानो वह उस पर दया कर रहा है। कमला से यदि कोई उसके पिता के बारे में कुछ पूछता है तो इंदु का भीतर ही भीतर मरण हो जाता है। कोई घर जाने की बात पूछता है तो वह मारे लज्जा के जमीन में समा जाना चाहती है। पर तुर्रा यह कि आने से पहले पति को वह बहुत सी जली कटी सुनाने के बाद यह मर्मांतक बात कह आई थी कि जब पत्नी परिवार के पालने लायक हो जाए तभी लिवाने आना। एकाएक इंदु के मुंह की खुमारी दूर हो गई। कमला, रोती क्यों है बिटिया? कमला ने रुंधे हुए कंठ से कहा। बाबूजी के लिए जी न जाने कैसा हो रहा है माँ। इंदु की छाती पर जैसे हथौड़े की चोट पड़ गई। वह लड़की को छाती से चिपटाकर फूट फूट कर रोने लगी। बाहर जोर से बरसते हुए पानी ने उसकी इज्जत रख ली और लड़की के अलावा उसका रोना कोई नहीं सुन पाया। उसकी माँ ने सिखा दिया था या नहीं, यह तो मालूम नहीं, पर दूसरे दिन सवेरे ही से कमला अपने बाबूजी के पास जाने के लिए जिद करने लगी। पहले इंदु ने बहुत कुछ डांट टपट किया और आखिर में अपने भैया से आकर कहा, कमला किसी तरह रुकती ही नहीं, कलकत्ते जाना चाहती है। भैया ने कहा, रोकने की जरूरत क्या है बहन, कल सवेरे उसे लेकर चली जाओ। कैसे है नरेंद्र? मुझे तो चिट्ठी भी नहीं लिखते, तुझे तो लिखते हैं। इंदु ने सिर नीचा करके झूठ ही कह दिया। हाँ, अच्छी तरह तो है ना? इंदु ने उसी प्रकार कह दिया। हाँ है। विमला हैरान हो गई। कब आई भाभी? अभी आ रही हूँ। नौकर गाड़ी से इंदु का संदूक उतार लाया। विमला ने अपनी तीव्र विरक्ति को किसी तरह दबाकर कहा, घर नहीं गई अभी, जाने की जरूरत भी तो नहीं। इंदु ने एक गहरी निश्वास छोड़कर कहा, यह नहीं होगा ननद जी, बिना सुने मैं एक बूंद पानी भी मुंह में न डालूंगी।
मुझे दिखाई तो दिए थे कि वे जीवित हैं, फिर भी वहां जाने की जरूरत नहीं, ऐसा क्यों? विमला कुछ देर चुप रही, फिर सांस लेकर बोली, सचमुच ही उस घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं रही। अब तुम्हारे लिए जैसा यहाँ, वैसा ही मायके में। उस घर में तुम नहीं रह सकोगी। इंदु ने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता ननद जी। क्या हुआ है, साफ साफ बताओ। ब्याह कर लिया है? तुम्हें ऐसा यकीन होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा अपराध जितना बड़ा हो, मगर वे कोई अन्याय नहीं कर सकते। फिर भी मेरा क्यों उनके पास स्थान नहीं? नहीं बताओगी? कहते कहते उसकी दोनों आंखों से आंसू झरझर झरने लगे। विमला की भी आंखें डबडबा आईं, पर आंसू नहीं गिरे। उसने कहा, भाभी, मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे तुम्हें समझाऊं कि वहां तुम्हारे लिए अब जगह नहीं है। शंभू बाबू ने भैया को जेल भिजवा दिया था। इंदु के रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद विमला ने कहा, हम लोग उस समय काशी में थे। शंभू बाबू ने रुपए जुटाने के लिए 2 दिन का वक्त दिया था, मगर भैया 4,000 रुपए नहीं जुटा सके। गिरफ्तार होने के बाद भैया ने भोला को मेरे पास काशी भेजा, लेकिन हम लोग उस समय तक इलाहाबाद पहुंच चुके थे। वह वापस चला आया और फिर गया। इस तरह 10 दिन की देर हो गई। उसके बाद हम लोग यहाँ आ पहुंचे। हमारे पास भी इतना रुपया नकद नहीं था। मेरे जेवर गिरवी रखकर 11वें दिन कहीं जाकर भैया को छुड़ाकर वे घर लाए। तुम्हारे पास भी तो 4-5 हजार के जेवर हैं भाभी, और मेदिनीपुर कुछ अधिक दूर भी नहीं है। तुम्हें ही लिख देते तो यह सब कुछ ना होता। भैया ने 10 दिन हवालात में रहना तो मंजूर कर लिया, पर तुम्हारे सामने हाथ नहीं पसारे। अब उनके पास जाकर क्या करोगी? बहुत सा सुख तो तुम उन्हें दे चुकी। अब पिंड छोड़ो, रिहाई दो, उन्हें जीवन दो और तुम भी जियो। इंदु पल भर सिर झुकाए बैठी रही, फिर एक एक करके अपने सारे गहने उतार कर विमला के पैरों के पास रखकर बोली, इनसे तुम अपनी वस्तुएं मंगवा लेना ननद जी। मैं उन्हीं के पास जाती हूँ। तुम कहती हो कि स्थान नहीं होगा, परंतु मैं कहती हूँ अब की बार ही मेरा उनके पास वास्तविक स्थान होगा। जिसने इतने दिनों तक मुझे उनसे अलग कर रखा था, अब उसे ही तुम्हारे पास पटक कर मैं अपनी जगह लेने जा रही हूँ। कल एक बार आना और आकर भैया भाभी को देख जाना। चलती हूँ अब। यह कहती हुई इंदु गाड़ी की प्रतीक्षा किए बिना ही बाहर चल दी। ओरे भोला, साथ साथ जा, कहती हुई विमला आंखें पोंछकर पीछे पीछे दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। अभी आप सुन रहे थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की लिखी हुई कहानी मेरी यानी अर्चना की जुबानी। आपको यह कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। अच्छी नहीं लगी तो बेशक डिसलाइक कर दें, पर बताएं अवश्य कि कहानी में आपको क्या अच्छा नहीं लगा। अगली कौन सी कहानी आप सुनना चाहते हैं, यह भी बताएं। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।